चलिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये भी मैं दिखाऊंगी कि केस लॉस कैसे लिखते हैं, केस लॉस को प्लीट कैसे किया जाता है और आपके केसेस में क्या क्या होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेक्शन नंबर 77 और 78, ठीक है। अब यहाँ पर एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग मैम जुडिशियली आज की बात आईपीसी करता होगा। है। हाँ, कंप्लीट करना है ना मुझे, ये कंप्लीट करना है मेरे को बेटा चैप्टर। चलो 77 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है? एक्ट डन व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कौन एक्टिंग? जज एक्टिंग जुडिशियली। इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। Nothing is this offense which is done by a judge acting judicially in exercise of the power given by him by law. अब एक जज जो है अपने लॉ को, जो उनको कानून ने उनको दिया गया है, प्रेफरेबली कि आपको यही करने का है, तो वो जुडिशियल माइंड अगर अप्लाई करता है, किसी को सजा दे देता है या किसको कुछ कर देता है, या भले उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो भी वो केस सुन के उसके ऊपर जजमेंट दे देता है, तो उसको एक्सक्यूज है ना इस बात पर। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of power in good faith believes to be given him by a law। यानी कि अगर वो गुड फेथ में कुछ ऐसा काम करता है जैसे उसको लगता है कि भाई मुझे तो लॉ परमिट करता है ये चीज करने के लिए, लॉ मुझे इस बात को कहीं ना कहीं बोलता है बिंदास कर, तो मैं कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? जज डज नॉट कमिट एन ऑफेंस, ये अपना फर्स्ट पार्ट है। When he does something in his judicial capacity, जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए जब जो उसे लॉ ने दिए हैं, तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है? इट इज नॉट एन ऑफेंस फॉर अ जज टू डू समथिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी while exercising such power which in good faith he believes the law has given to him। पहले पार्ट में ये बोलता है कि कोई भी ऑफेंस जज तो करता नहीं है, क्योंकि जो भी वो जुडिशियल कैपेसिटी में कर रहा है वो समझ के चल रहा है कि कानून ने उस बात की उसको इजाजत दी है, परमिशन दी है। और दूसरे पार्ट में ये कहता है कि वो तो जज जो है वो ऑफेंस करता ही नहीं, क्योंकि वो जुडिशियल कैपेसिटी में अगर कर रहा है या ये मान के चल रहा है कि वो गुड फेथ में अगर कोई चीज कर रहा है, ये समझ के कि लॉ ने उसको इस बात की गवाही दी है, परमिशन दी है या इजाजत दी है, तो इसको यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में आपको डिवाइड करके बताया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन द जज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ जुडिशियल something while exercising such power which in fact has been given to him by law। ऐसे खाओ या वैसे खाओ, अगर लॉ आपको एम्पावर करता है, परमिशन देता है कि ऐसा बात करने के लिए कि जो जुडिशियल कैपेसिटी में आप ऐसा कोई भी कांड कर लेते हो, तो उसको लेकर आपको ऑफेंस नहीं है वो। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का ऑफेंस नहीं है। जब वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, जब अपना सारी प्रकार की चीज करते समय वो ध्यान रखता है कि वो गुड फेथ में कर रहा है, कानून उसको परमिशन दे रहा है, तो वो ऑफेंस कर ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार मुखर्जी का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि अक्यूज एक्टिंग इन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड नॉट जुडिशियली हेंस वाज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लायबिलिटी। कि जो भी वो कर रहा है, अब देखो यहां पर आपको क्लियरली दिखा रही हूं मैं, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो एक एक वर्ड को तोड़ 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 के दिखा रही हूं मैं यहाँ पे। इफ डन सच जजमेंट ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स इज एन ऑफेंस notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। यानी इसका मतलब सिंपल बताती हूं कि इसके अंदर जो भी कांड जज करता है और इस कैपेसिटी में करता है कि समझो उसको कोर्ट के जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ना केस सुनने का जुरिस्डिक्शन है, ना जजमेंट देने का जुरिस्डिक्शन है, ना ऑर्डर करने का जुरिस्डिक्शन है, यानी कानून उसको उस बात की परमिशन दे ही नहीं रहा है, फिर भी वो गुड फेथ में अगर कोई जजमेंट दे देता है, भले ही उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है,
क्योंकि वो गुड फेथ में कर रहा है। गुड फेथ में करी हुई कोई भी चीज हम भी नहीं इंसान के नाते बोलते अरे मैंने तो इंसानियत के नाते किया। तो गुड फेथ क्या है? व्हाट यू मीन बाय गुड फेथ? देन इंसानियत के नाते कर रहा है, वो करने दे, बिना जुरिस्डिक्शन होके ऑर्डर करने दे, बिना जुरिस्डिक्शन होके कोर्ट का जस्टिस दिखाने दे। और वो जजमेंट इन रिमेन इन फोर्स का मतलब है वो जजमेंट है, इज एन ऑफेंस, वो एक्चुअल ऑफेंस है, पर वो गुड फेथ में कर रहा है तो बच जा रहा है। तो देखो, दिस सेक्शन इज नेचुरल कोरोलरी टू सेक्शन नंबर 77 ऑफ द कोड। ये प्रोटेक्ट करता है जो भी कोई जजमेंट देता है, ऑर्डर देता है इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। द सेक्शन सेज a judgment or an order of a court of justice remain in force, यानी कि जस्टिस तो जस्टिस ही रहेगा। वो जो ऑर्डर करता है, जो जजमेंट करता है, जो भी करने की कोशिश कर रहा है, एनीथिंग डन, जो भी उसने किया इन परसुएंस ऑफ द सेम, यानी उसको लेकर किया, तो वारंटेड बाय द सेम इज नॉट एन ऑफेंस, उसमें वो ऑफेंस नहीं कर रहा है। कोर्ट मे नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू पास अ जजमेंट, कोर्ट को ना जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट को औकात ही नहीं है उस चीज को करने के लिए, फिर भी जजमेंट दे रहा है, फिर भी ऑर्डर कर रहा है। प्रोवाइडेड द पर्सन हु डज द एक्ट बिलीव्स इन अ गुड फेथ दैट द कोर्ट डिड हैव सच जुरिस्डिक्शन, यानी कि अगर एक लॉयर भी गुड फेथ में अगर ऐसे कर दे कि सर आपको जुरिस्डिक्शन, आप केस सुन सकते हो, और उसने उस चीज को मान के अपने आप को जुरिस्डिक्शन वाला बता के सुन के ऑर्डर और जजमेंट दे दिया, तो ही इज एग्जेम्प्टेड, नो, बच गया। मैम, हाँ हाँ, गुड इवनिंग मैम। कैन आई शेयर वन केस जो अपने शिवाजी नगर में हुआ था? yes, sure. मैम, it does not pertain to IPC, sorry, in to this kind of criminal case, but मेरे केस में एक jurisdictional issue later raise हुआ था, where they said JMFC does not have the jurisdiction. हालांकि उन्होंने गुड फेथ में 3 ऑर्डर्स ऑलरेडी पास किए थे। Okay. So at the behest of the party, उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल ट्रांसफर दिस, बट उन्होंने एक नोट लिखा कि when the party knew when I passed the summons Yes. order, they did not raise the jurisdiction issue. Okay. वो तो bypass हो गया, in fact. हाँ, and then they could come back after 16 months. And stating that he has no jurisdiction. Stated, yes, so there is loss of time. Hence, when the final decision of this case is taken into consideration, the date of filing of this particular case has to be 2016 and not when it is transferred to the correct jurisdiction. Okay, so nice, na? Which was this case? मैम 125 का था, और jurisdiction था क्योंकि DV भी चल रहा था वहां पे, 498 भी चल रहा था, और 125 तो उसको लेकर हमने 125 भी कर दिया, उसी गाड़ी में चल फैमिली गए। कोर्ट ना जस्ट ट्रांसफर हो रहा था ओके। फ्रॉम ओल्ड प्लेस टू न्यू प्लेस। हाँ, न्यू बिल्डिंग जब बना फैमिली कोर्ट का, न्यू बिल्डिंग तो बन रहा था और फुल ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन लिमिटेशन में हमको डालना था, तो जिस वजह से हमने ये किया। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट द जुरिस्डिक्शन? तो उन्होंने देन द जज when the other side party said that no, the person is not staying, but उन्होंने फिर भी वो नोट लिखी and they said that summons has been served. So what the family court will do is up to them, but party is aware that the case has been preferred. Okay. So therefore, the party is into the knowledge about this, so the jurisdiction point वहाँ पे shift हो गया मतलब। yes, and उन्होंने मैम और एक बात की, he returned the entire file inclusive of the रोजनामा, okay, to the other court, to the new court, new jurisdictional court, correct, with this order. Okay, मैम आइडियली क्या होता है, ट्रांसफर ऑर्डर सिर्फ 2 लाइंस की होती है ना? यस, वही मैं बोलने वाली थी कि इतना सब कुछ इफ इज गिविंग, वैसे तो ट्रांसफर ऑर्डर की सिर्फ ओनली 2 लाइंस होती है, ये अपनी जगह पे है
लेकिन इस केस में उन्होंने इतना सब क्यों किया? मैम उन्होंने गुड फेथ में किया था ना, दैट्स there was ऑल। valid reason, and the child करेक्ट, who was करेक्ट। beneficiary should not lose on account of So uh, litigant should not suffer. हाँ, That's the reason he brought to that is this. why he took the extra step. So And sometimes it is good and sometimes it is bad for the litigant also, no? It depends. ma'am, in But this this is case it nice. was good. In this case it was good. Of course, क्योंकि उसके वजह से वो बच गया ना, और उस बच्चे को जो चाहिए था, he got it. And ma'am, दूसरी बात ये हुई कि when they did not appear in the family court, तो फैमिली कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं बोला कि you are asked to appear. Family court said that you have already appeared. Because you have got the summons and you have appeared. Yes. हाँ. And case will continue from the point you have left. Summons भी word differently किया गया. But तो this ये is a rare blessing in disguise, no? हाँ जी, yes, yes. Ma'am, they didn't say that the case is preferred here in family court. No. But They ये specifically जो भी जिसने भी किया होगा ना जज ने, आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट ये बात, क्योंकि दो हम लोग ने सिविल जज सीनियर डिविजन्स को देखा है, इतना ड्रास्टिक स्टेप थोड़ी लेते हैं वो लोग। Ma'am, we have informed this about this judge up to High Court that he has taken this particular trouble and he has noted and well worded. That is in the interest of justice and good faith he has done this. And family court also accepted and continued it. Nice judgment. It could be read actually. Ma'am, it is very rare. So then that's why I thought I should. Yeah, it is share nice this and with nice, you. good point to hear this, क्योंकि बहुत सारे जजेस इस पे डिफर ओपिनियन रखते हैं, और ट्रांसफर के लिए तो एकदम जस्ट 2 लाइन का ऑर्डर करके अंदर जस्ट ट्रांसफर इट। और जब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं होती, आई हैव सीन सम ऑफ द जजेस आल्सो, वो क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है आफ्टर सीइंग कि उन्होंने ऑर्डर नहीं किया है, विदाउट गिविंग द ऑर्डर वो मुझे फाइल वापस दिया गया था कि मैम आप प्रॉपर जुरिसडिक्शन में फाइल करो, मेरे को जुरिसडिक्शन नहीं है ये केस को सुनने के लिए। आई वाज handed over the file to me without she said that no I'm not going to pass order 1 also नहीं करती हूँ मैं, तू फाइल प्रॉपर फोरम में जाके फाइल कर। बट दिस इज सच अ, ये तो उससे भी आउट ऑफ वे जाकर उन्होंने फैमिली कोर्ट ने अगर ये स्टेप लिया है तो इट इज अ ड्रास्टिक एंड इट शुड बी रेड एक्चुअली। If you know the name of the party, please send it to me na, so that I can read through all of the order, I can go through. Okay, ma'am. Okay, I will do that Yes. for you. I'll do that, ma'am, definitely. और In उन्होंने case बहुत हमारे साथ भी होता है तो बिल्कुल ना, we can go ahead with this thing कि ट्रांसफर, मुझे नहीं लगता है सोनिया कि every judge will prefer this. मैम आई डोंट नो बट दिस मैम पीटी गोटे सर का केस है ये। तो व्हेन ही केम फ्रॉम स्मॉल कॉजेज में थे, देन ही केम टू जेएम बाराक में थे, उसके बाद इस तरफ आए न्यू बिल्डिंग में। न्यू बिल्डिंग, यस यस यस। न्यू बिल्डिंग में 9 नंबर का चार्ज लिया, फिर 5 नंबर का लिया, फिर ही केम डाउन 3 नंबर। तो इस तरह से ये हुआ था। ओके, बट मैम इट इज नाइस ऑर्डर। of law also, it is not mistake of fact also, but they हाँ, said mistake, it is mistake of fact. तो उन्होंने And कहीं ना कहीं वो ही दिखाया ना कि इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, तो वहां पे उनको एग्जम्पशन हो गया ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द पार्टी सो दैट आई कैन रीड फुल ऑर्डर इन टोटो। yes, you can do that, ma'am. And it is also very rare for a party to receive the entire file, मतलब without minus रोजनामा। और क्या चाहिए, मतलब ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर हो गया। इतने Yeah. गट्स थे वो जज को करने के लिए, लेकिन मैम मैम he said, पूरा मामला कैसा मैम even इन शॉर्ट में? मैम even the advocate, he is very senior, अभी रिटायर हो गए हैं वो, अभी कोर्ट में नहीं आते हैं कोरोना टाइम से बिल्कुल। सो ही सेड तुम्हाला ऑर्डर अशी करायची परवानगी नाहीये,
So he said, in the interest of justice, I have full freedom. You can go to High Court. Oh my God, wow. Judge हमारे ने टाइम में ये जज मुझे क्यों नहीं मिला? मैम ये जज ने बोला, and I was actually expecting that they ask us to refile, लेकिन उन्होंने हाँ, ऐसे नहीं किया। बिकॉज सेकेंडरी तो उनको वही बोल रहा है क्या ना कि तुम फिर से फाइल करो और नहीं। प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको वहां से छोड़ के अगर डायरेक्टली दिया गया है एंड इनफैक्ट वो वहां पे डाइस पे बोल रहा है इतना स्ट्रिक्टली कि ओके आप हाई कोर्ट जाओ इस चीज को लेके, मत ही मस्ट बी डेयरिंग एंड डैशिंग, आई कैन क्लियरली स्टेट। क्योंकि आजकल मैम के ये जगह में उनको इतना ये नहीं है कि लॉ पॉइंट और वो कितना कंफ्यूज होते हैं वो लोग। नहीं मैम, उन्होंने मैम ऐसे एटलीस्ट ओल्डर जनरेशन जजेस आई हैव सीन, दे सेड दिस इज माय jurisdiction, you can go to high court, I have no problems, this is my court. वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वंडरफुल टू हियर दिस। क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग 9 नंबर कोर्ट में तो वो बाई बैठने की ना, यू नो दैट लेडी अरे यूज्ड टू से मैम, वो बात मत कीजिए उसके बारे में, दैट वो तो ये पागल में पागल लेडी, बाप रे। उसने तो मुझे इतना परेशान किया रहेगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। लेकिन मैंने उसके नाक के नीचे से एक ऑर्डर लिया था जिस वजह से वो हमेशा से मुझे गुस्से में देखती थी। मैम दैट इज योर एब्सोल्यूट एडवोकेसी स्किल, क्योंकि आप इतने अच्छी तरह से हर पॉइंट इंटरप्रेट करते हो, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, बट यू नो ना सोनिया, हम कितना भी अच्छी तरह से देखो मैम, इंटरप्रिटेशन करें, दिस वाज माय फर्स्ट यहाँ पे सिखाना और कोर्ट के सामने उनको सिखाना जाके, इट इज टू मेजर एब्स्ट्रैक्ट, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पे तो बच्चे बेचारे सीख लेंगे, वहां पर तो उनको कितना भी सिखाओ, जो उनको करना है वो वही करते हैं। उन्होंने ओपिनियन तो फॉर्म करके ही रखा रहता है। यू नो वन ऑफ द जज सिटिंग इन कामत कैंटीन के ऊपर, ही यूज्ड टू सिट, 2013 की बात है, यू नो उसको इश्यूज फ्रेम करने नहीं आता था। आई नो दैट, वो मुझे पता है। मैं उसको इश्यूज ड्राफ्ट करके दिया है कि आपका, मैं ऐसे इश्यूज ड्राफ्ट करके देने के बाद भी उस नहीं समझ रहा है, उसको मैंने रिकास्टिंग का ऑर्डर दिया कि मैम तुम वो आपने रिकास्ट भी कर सकते हो। उसके बाद भी ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इश्यूज कैसे फ्रेम करने। क्लर्क से पूछता है कि ये इशू ऐसा बनेगा क्या, वो हंस रही है उसके ऊपर एकदम। मैम अभी ना हमने पाथरडी में विच इज एट अहमदनगर एक डिक्लेरेशन के लिए प्रेस किया था, मतलब अभी भी डिक्लेरेशन चालू ऑफ व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट? राइट्स, राइट व्हाट डिक्लेरेशन? प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड। प्रॉपर्टी नहीं नहीं मैम, पोजेशन, डिक्लेरेशन यस 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 1944 का है मैम, ओके, सेल डीड एग्जीक्यूटेड 1944, रजिस्टर। 1944 का है, हाँ रजिस्टर्ड है, अच्छा, registered with then land revenue and who's record. in the possession of the property? The children of heirs of the original purchaser. Of the disease? हाँ of the मैम डिसीज होके तो बहुत साल हो गए मैम अभी। Okay, So okay, मैम so now अभी who's into the possession of the property? मैम the heirs. Heirs are there into the possession of the Yes, property. yes, So yes, what yes. kind of declaration they require now? Ma'am, one of the person is saying that I do not want anybody to get a share. Only I will get a share. Family dispute? Family. Partition Against deed हुआ था लेकिन? that, again, no, the division was then done by the Pathardi Talati. अच्छा, हाँ, तलाटी के ऑर्डर के अगेंस्ट यू बीइंग। तलाटी ऑर्डर के अगेंस्ट, और हाई कोर्ट तक वो ऑर्डर अपेल्ड हुई है। Okay, now what is the current status of that appeal? करंट स्टेटस में हमने ये प्रेस किया था कि एडिशनल इश्यूज बी फ्रेम्ड, एंड दैट मैम डिड इट, इवन दो लास्ट स्टेज ऑफ द केस है, शी हैज डन अ वेरी गुड जॉब मैम, एंड शी इज द JMFC, शी इज अ फ्रेश जज। Now you are practicing before the court or you have just left it totally? सॉरी मैम, You practice before शिवाजी नगर कोर्ट आते हो आप कि मतलब totally छोड़? मैम आई डू कम, यस When do you come? मैम, आई कम वन डे टी लेती हूँ, एंड देन आई टेक required orders, and then I leave because I have a autistic son, so I got to take care of him.
Okay, my हाँ, dear. so that's why I take only one date. I do not hang about in court, ma'am. Okay, fine. So, ma'am, additional issues पे आपने बात की. So I have these two very rare experiences. Nice, quite good. When is your sanat? Ma'am, my sanad is of 2009. 2009. Hmm. Okay, nice then. I have been practicing since then, but initially I was in Have the you seen that Kanetkar's argument before the judges? No, ma'am, I have not. Okay. In civil, he has a good command, no? So I thought if you're talking about civil, so you must have heard his argument. Ma'am, सच में मैं बताऊं, I really don't have any time to sit and hear somebody else's arguments. No worries, no I worries. just study and try to brush up my knowledge as per the cases that come. And in Vaizapur also, ma'am, I had taken one order after 17 months of delay. Okay. And वो पूरा order, पूरा execution रुका के, then we got in 3.5 months the decision of that property case was given. Sonia, do you have any idea about deemed conveyance? If example, the deemed conveyance order was passed in the year 2017, and later deemed conveyance is not registered yet. So see now what has happened? The landowners were not aware about this order. Now it is 5 years from that order, 2017, and now it's 2023. Landowners have come to know about this order. So what is to be done? Do you think that delay can be condoned and that order can be set aside? Of course, ma'am. Of course, delay can be condoned. मैंने खुद On करवाया है. what ground? On what ground then? I was not into the knowledge about this fact. I being the Ma'am, landowner, I have given my property for the development, and developers were aware completely. And from 2017, they are quite keeping quiet. And deemed conveyance का मतलब क्या रहता है? Area. If the ma'am, area is allotted, that means the open land also goes to them, to the society members. ma'am, वो क्या करते हैं, you know, they don't give you that deemed conveyance. They keep it only for their benefit. If you, हाँ, ma'am, society you have dealt with, you have dealt with real estate? पहले किया है आपने कभी? हाँ, yes. My father was running a real estate business. हाँ, ma'am. My father is not there now, but from 2013 when he left us, our real estate business is from matlab in the year when 1990 something. हाँ जी, ma'am. तो definitely, ma'am, if you try इंटरप्रेटिंग जैसे आप अभी कर रहे हो ना मैम, आप इंटरप्रेट कीजिए, उसी में आपको डीले की पॉइंट्स मिलेंगी. क्योंकि जो केस लॉज है ना मैम, उसके हिसाब से आई डिड नॉट फाइंड एन अप्रोप्रिएट केस लॉ टू गेट द डीले कंडोन. हाँ, but तो I वो was not into the knowledge as I am the landowner. I was not having knowledge. I am into this मैंने state of mind that this is the open property, this is vacant, and further I have to do the construction over there. Now, due to being convinced, the area is with the society. Now, society तो पूरा अपना कब्जा करके बैठ गई है. Society says ये हमारा property है. Wherein society का property हो भी कैसे सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता है. And what were the developers doing? God knows. Ma'am, you'll have to compare both their documents and you'll find your So answer. that's why I'm trying ना to मैं completion find out करने के बाद में if that area I'm leaving and I'm coming under that position कि जो as a landowner मेरा अगर वो area sharing में वो इतना ratio बैठ रहा है तो developers ने अगर उतना दे दिया है तो वो मेरा full right बनेगा उसके ऊपर. I will seize and sue them. हाँ मैम, वो हो मैम, उसके बिना तो आपको मिलने से रहा ना. हाँ, this is what I'm going to They do. will not इसलिए do तो that. मैं You I'll have do to कि fight for that. completion निकाल के I will check what is the completion status. And ma'am, you know what they will do? They will appoint a receiver. Let it be, no? Let And it be. बाद में they will play with it. तो आप ना अभी से, this is exactly, I was not aware. मैंने मैम वो 18 months कुछ और मतलब almost 19 months का delay. इसी no knowledge. And from date of knowledge, It's not 19 months, no. Mine to is 5 years. मैम मेरा तो बहुत डिफिकल्ट था.
बिकॉज उन्होंने सब कुछ किया था, मैंने एग्जीक्यूशन रुकाया उसका। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते मैम, दिस इज और उसके डिफिकल्ट अभी तक तो बट उन्होंने विल डू डील इट। कन्वेंस अभी तक किया ही नहीं है, 5 सालों का ऑर्डर के बाद में स्टिल दे हैव नॉट कम अप, सोसाइटी ने डील कन्वेंस करके ही नहीं लिया है। मैम देन इट इज वेरी गुड ना। या इसीलिए तो मैम आई कैन टेक अ स्टे ले प्रेसिडेंट। लो उस पे, मैम उस पे स्टे ले लो ना। हाँ वही वही करने वाली हूँ। मैम आई आप गो stay टू हाई ले कोर्ट एंड टेक अ लीजिए। स्टे। मैम इवन इफ मैम कैविएट फाइल कर दीजिए ना, कैविएट फाइल करते रहिए। कैविट फाइल करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर हो चुका है। अगर मैं पेविट डाल देती हूँ कि ये लोग डीम कन्वेंस का नहीं फाइल कर सकते टिल द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, ऐसे करके आई टिल यू फाइल आर अ कैविट। सेटिस्फाइड, टिल यू आर सेट, आप उनको हाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं ना मैम। हाँ whoever is the other side you can directly हाँ communicate हाँ to हाँ him, हाँ। नॉलेज में लाके छोड़ दीजिए मैम। वही वही करने वाली हूँ अभी मैं। दिस इज माय पर्सनल हाउस केस व्हाट आई एम टेलिंग यू। वी आर द लैंड ओनर्स। यू आर द लैंड ओनर्स ना मैम, इस पे आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हो, यू हैव full right. Don't depend on law at all. It is between you and it is between them, so you can directly pick up the pen and write whatever you want. यस आई उनकी नॉलेज में नोटिस लाके छोड़ दीजिए। हाँ वो तो मैं नोटिस देने के लिए आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे नोटिस मत कंप्लीशन और दीजिए। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट मिल गया ना, आई कम टू द कंक्लूजन ना एग्जैक्टली कि लैंड ओनर का एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी कितना है, देन आई कैन हाँ सू देम वेरी बैडली। मैम छोड़िए ही मत, यू कैन सू डेफिनेटली, बट यू शुड हैव सम पर्सनल कम्युनिकेशन लाइक ऑन योर मदर्स नेम या ऐसा कुछ तो, फॉर ओल्ड हाँ टाइम, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ऐसा है यू नो। कि कम्युनिकेशन मेरे फादर जब एक्सपायर हो गए उसके बाद में हमारा नो कम्युनिकेशन था, बिकॉज हमने डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी दे दिया था ना प्रॉपर्टी। हाँ नहीं, देन एक्चुअली मैम यू हैव अ वेरी वेरी गुड केस, you know, करेक्ट because करेक्ट। see, your dad was not there, you were not aware, by the time you took the reins, time तो उतना जाता है ना, and हाँ धीरे दैट्स धीरे दिस इज व्हाट आई एम बाहर आए। गोइंग टू टेक दैट कॉल ना। बेस्ट डिफेंस है मैम आपका। या I या according to me, ma'am, you're the best person, but अरे पापा ऐसा कुछ नहीं है। definitely, ma'am, I'll share these things with you. Sure, sure. We can have a chat time also whenever we are free on Sunday something. Now Yes, let's sure, get sure. back to the class because they will also feel boring कि पता नहीं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। Yeah. Yes, ma'am. Yes. Thank you so much for the time, ma'am. You're most welcome. You're always welcome, sweetheart. चलो. Good evening, ma'am. Good evening, Harshita. What happened? मैम हम्म मैम हाँ बोलो हर्षिता। आपने क्या क्या बात, वो बोल नहीं है पर कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबू कैसे आएगा समझ में, उसके लिए ही तो लॉ के ऊपर कमांड चाहिए ना। वही तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी तरह से यस जैसा मैम। वैसा you also bring the command on the law, which I try. Most probably I prefer you people कि आप लोगों मैम को सब चीज मालूम होना चाहिए. But for that you need to have a concentration. मैम ने बताया था ना। यस हम्म मैम, सोनिया मैम ने बताया था ना गुड फेथ फैमिली कोर्ट का ऑर्डर, उसका हाँ ब्रीफ में बता दीजिए ना आप। I will say. Now let me complete with this. I'll tell you briefly that family court का order and all na. She's going to send me. We'll read it also, यस and I'm going to explain in detail. Don't worry, sweetheart. Okay. Now let's begin. है ना, उसमें ओके बोर हो मैम। रही थी ना तू। उस्मा का आज भी नेटवर्क वीक चल रहा है। चल कोई ना, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 77 आईपीसी क्या बोलता है, जैसे कि इसने बता दिया एक्ट और जज के बारे में फाइनली हम कंक्लूजन पे ऑलरेडी आ चुके हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, अ हैंगमैन हु हैंग्स द कन्विक्ट in pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue of section number 78. अब यहाँ पे क्या है पता है ना, हैंगमैन कौन होता है? हैंगमैन कौन होता यस है? मैम। कौन होता है हैंगमैन? जल्लाद जल्लाद। जल्लाद तो जब मैम जल्लाद जल्लाद। अगर ऐसी कोई भी बात करता है तो उसको यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक्सीडेंट से बचाव मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है।
तो एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, तो ये कैसा एक्सीडेंट हो गया? ये तो लॉ वाला एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट का मतलब क्या है? नथिंग इज ऑफेंस इफ इट इज कमिटेड। उसे अगर ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो मिसफॉर्च्यून से हो गया, या कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज नहीं था जब वो लॉफुल एक्ट किया जा रहा था इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मींस। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बातें समझनी होगी कि जहां पर ड्यू केयर कॉशन इज एक्सरसाइज तो गुड फेथ की बात आ जाएगी। एक्सीडेंट मींस अनइंटेंशनल एक्ट और एन अनएक्सपेक्टेड एक्ट। ठीक है, देखो जैसे होता है ना कि होनी को कौन टाल सकता है, तो ये जो मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या है? द सेम थिंग एज एन एक्सीडेंट प्लस दैट इज unwelcome as it was unexpected. तो देखो, it is necessary to prove that the act was done without criminal intention. इसको प्रूव करना पड़ेगा with no mens rea. आपका mens rea नहीं है अगर, तो act that was intended by or known that the doer cannot be an accident. The act must be a lawful act in a lawful manner by a lawful means जहां पर प्रॉपर केयर कॉशन को एक्सरसाइज किया गया है। अब सेक्शन नंबर 80 जो है ना, आप लोगों को मैं एक सिंपल वे से बताती हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं। अभी यहां पर एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट मतलब क्या है कि ये सेक्शन एग्जेम्प्ट कर देता है उस डूअर को, उस इनोसेंट और लॉफुल एक्ट को। जब कोई इनोसेंस में कोई बात कर लेता है और लॉफुल मैनर में कर लेता है, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता, उसको क्रिमिनल नॉलेज नहीं होता, तो उसकी क्या रिजल्ट होगी कि वो एक्सीडेंट मिसफॉर्च्यून है ना। इसमें क्या बेनिफिट है? इस प्रोविजन का बेनिफिट क्या है? आपको इस सेक्शन नंबर 80 से क्या मिलने वाला है? पहले आप ये क्लेम कर सकते हो कि जो एक्ट इन क्वेश्चन वाज विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, जो आपने किया वो कोई आपका इंटेंशन नहीं था, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज की बात कर रहा है। दैट द एक्ट वाज लॉफुल, वो एक्ट जो किया गया था वो लॉफुली किया गया था और लॉफुल मैनर में किया गया था, उसमें पूरी तरह से प्रॉपर केयर और पूरा प्रोटेक्शन लिया गया था, पूरा कॉशन लिया गया था। द एक्ट इज डन बाय एक्सीडेंट, गलती से हो गया, वो मिसफॉर्च्यून था, तो ये जो इफेक्ट होगा इज सेड टू बी एक्सीडेंटल व्हेन द एक्ट वाज कॉज इज नॉट डन विद द इंटेंशन ऑफ, उसका कोई करने का ये नहीं था, इरादा नहीं था। व्हेन द अकरेंस जो हुआ और जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए इस एक्ट के इज नॉट प्रोबेबल दैट अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ought to take। अब देखो, एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है उसमें पूरा प्रिकॉशन लेगा, सब लेगा, लेकिन अगर गलती से हो गया तो वो क्या कर सकता है ना, क्या कर सकता है? तो आप इलस्ट्रेशन में देखो, A is at work with hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. यहाँ पर वो excuse होगा क्योंकि वो offense ही नहीं है। Nagpur High Court held that shooting by an unlicensed gun does not deprive from his defense if it is an essential element of his defense are proved। अब एक्सीडेंट के केस में आप लोगों को एक ही बात समझने आनी चाहिए कि वो जो एक्सीडेंट किया गया था उसमें प्रॉपर केयर एंड कॉशन था क्या? पहले ये बात, हाँ या नहीं? यस अगर मैम। समझो जंगल में आप खड़े यस थे, मैम, यस मैम। कोई काट रहा था या कोई कुछ ऐसा हो गया और उसके वजह से वो पेड़ उसके सर के ऊपर गिर गया, वो मर गया, उसको पता नहीं था, तो उसके किसकी गलती हो गई? किसकी गलती होगी? 80 का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मैम। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा मैम, कि वो लॉफुल एक्ट कर रहा था। हाँ, क्योंकि वो लॉफुल एक्ट है। अगर उससे कहा गया था तू जंगल में जाके पेड़ काट, और समझो उसमें से एक फल रहता है वो उतर के लग जाता है,
और समझो लावण्या को लग गया और लावण्या मर गई, तो वो ऑफेंस है क्या? क्या उसको सेक्शन 80 का बेनिफिट? वो तो एक्सीडेंटली मर गई ना। कोई Yes, ma'am. लावण्या को जबरदस्ती मारना थोड़ी चाहता था। वो ऐसा थोड़ी था कि लो लावण्या को झाड़ गिरा उसके सर के ऊपर, मार दो साली को, ऐसा तो नहीं था ना। वो अपना काम कर रहा था, उसको भी मालूम नहीं था, वो उधर आ गई, उसने झाड़ काटा, वहां से फल गिरा, उसके सर पे गिरा, वो मर गई, तो उसको सेक्शन 80 का तो बेनिफिट मिलेगा ना बच्चा। यस मैम, मिलेगा। अब समझा? यस मैम। ठीक है मैम कि ऐसा ही केस, हाँ मैम ऐसा ही हाँ केस मतलब एक मतलब मेरा मतलब एक गाड़ी है पिकअप, तो हम्म वो मतलब भाड़े पे चलती है, तो उस भाड़े पे गई थी, तो मतलब बारात में गई हुई थी, मतलब उस पे वो ना होता है हम्म मतलब डीजे उजे हम्म रखता है, हम्म तो तो वो गया था, तो उसमें मारपीट हो गया, तो ड्राइवर का किया मतलब भगाना चाहा, तो गड्ढे में चक्कर चल गया और गाड़ी पलट गया, उसी में मतलब एक आदमी मतलब मर गया। मर गया। यस मैम। तो, बढ़िया केस तो, बता। हाँ हाँ भाई बोलो। तो हाँ उसी में ना मैम 304A लगाया था और 279 लगाया था, तो मतलब हम्म नेग्लिजेंस का केस बनता है ना। ऑफ कोर्स। एक सेकेंड ना। हाँ चलिए, हाँ बोलिए। हु कौन हो, बोलो। नहीं मैम, वो अगर आप बता रहे थे ना, उसी से याद आया है, क्योंकि वो नहीं, मेरे आपका गए थे केस भूल तो गया मुझे मैं। बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल ऐसे याद आना चाहिए और ऐसे आप लोगों को समझना चाहिए कि 80 क्या है। तो बिल्कुल इस वो केस से आप हमेशा 80 याद रखोगे। यस मैम, वो कि ड्राइवर को तो एंटीसिपेटिव वे मिल गया मिल था। ही जाएगा अगर मैम बिल्कुल। कोई आदमी मर गया उसको एक्सीडेंट में दिखाया जा सकता है। मर गया हो और एक्सीडेंट में हाँ दिखाऊं? हाँ, कौन मर गया, कब मर गया, कब हुआ, वो कब दिखाओगे एक्सीडेंट? बनाना पड़ेगा इसको तो। बनाना फिर तो बताना। मैम मैम प्रोसिक्यूशन है जो, वो एविडेंस भी तो लेके आएगा ना मैम। छोड़ना तू, उनको बनाने तो दो पहले, फिर देखेंगे ना प्रोसिक्यूशन को कौन सी स्टोरी बनानी है अभी। ठीक है। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस एमपी रंगस्वामी AIR 1952, accused fired at an object from a distance of 152 feet. To this order, he found that he has to shoot at a human being. Accused pleaded that he was under the bona fide impression the object fired was at a hyena that he saw a previous day. At the time of shooting, it was raining, and hence he did not expect a man to be present at this place in question. It was held that the act causing the death was purely an accident and the accused was protected under section 80. अब यहाँ पर क्लियरली क्या बोल रहा है? अक्यूज ने गन चलाया, एक ऑब्जेक्ट को, उसका डिस्टेंस था 152 फीट, ठीक है, 152 फीट, और इसमें उसको लगा कि he found that he shoot at a human being. अक्यूज ने प्लीड किया इस बात को लेकर कि मुझे तो ऐसा लगा वहां पे ऑब्जेक्ट है ना, मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मैं तो एक 152 फीट पे गोली चला रहा है, तो मुझे थोड़ी मालूम है, मैंने तो वो समझा वो ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने फायर करने की क्योंकि प्रीवियस डे वो ऑब्जेक्ट वही था, और जब उसने शूट किया तभी बारिश हो रही थी, तो उसको लगा ही नहीं कि वहां पर मैन नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। तो इसका बेनिफिट क्या लिया कि उसने बेनिफिट लिया सेक्शन नंबर 80 का।
ओके दूसरा Ma'am, केस same है case. शंकर नारायण बादोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 Supreme Court refused to give the benefit of Section 80 to a person who picked up a gun, unlocked it, loaded it with cartridges and shoot dead from a close range. One of the invitees for a dinner at his place. It was held that act of the accused was without proper care and caution and deliberate. ऐसे तो ये हो गया ना कि समझो कि आपने किसी को बुलाया और उसके सर के ऊपर सांप रख दिया और मार दो गोली। तो सेक्शन 80 का क्या बेनिफिट मिलेगा क्या इस बात पर? मैं इस लावण्या को इधर खड़ा करती हूँ और उसको मालूम है और मैं मारूंगी तो मुझे पता है कि वो मर जाएगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया इस बात को कि तूने वो गन लिया तो लिया, उसको अनलॉक किया, उसको लोड किया, उसमें शूट करने के लिए तूने, और वो भी सामने से तूने उसको मारा जिसको तूने डिनर के लिए बुलाया था अपने प्लेस पे। तो तूने प्रॉपर केयर एंड कॉशन किया, तो उसमें कहां से हम तेरे को सेक्शन 80 का बेनिफिट देंगे बाबा? चलो जाओ यहाँ से, कोई सेक्शन 80 का बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। ओके स्वीटहार्ट। विकी तू क्यों बंद किया भाई? ओ विक्की टाइपिंग कर रहे थे उसके लिए बंद किया था। Yes, ma'am, यही तो बोल रही थी मैम। ऐसा वाला है केस है सेक्शन 80 एक्सीडेंट यस मैम। जो आपने कल बताया था मैम, वही same। उसमें तो ये था सिर्फ बियर था मैम उसमें। इस केस में 79 और 80 दोनों लगेगा, दोनों क्या हाँ मिलेगा यस 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 यस। तो प्रोटेक्शन। इसके लिए और भी आप चाहिए तो और केस लॉज लिखाऊं? भले बोलो और बता दो मैम। यस मैम लिखो बता भले। दो। नहीं मैम बस काफी है मैम, काफी है काफी है। मैम प्लीज बता दो, जो लिखना चाहेगा वो लिख लेगा मैम, प्लीज बता दो मैम। ठीक है महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 2006, यस मैम। KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1962। ये नानावटी केस तो फेमस केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। मैम क्या स्पेलिंग है? के फॉर के इनिशियल होता है। मैम इस M पे जो for मूवी M बनी है mango। वही है ना ये? हाँ बाबू। मैम इस पे मूवी बनी है ना रुस्तम के हाँ नानावटी केस पे? यस 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 ये वही है। Yes. वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1962। दूसरा केस सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, AIR 2003। चलो 81 पे आते हैं। नेसेसिटी एज अ डिफेंस, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म डन without criminal but intent and to prevent other harm, nothing is an offense। इसे offense नहीं कहा जाएगा क्योंकि इस रीजन से किया गया है, it's been done with the knowledge that it is likely to cause harm। If it been done without criminal intention to cause harm in good faith for the purpose of preventing other harm to a person or property, इसका मतलब क्या है? necessity as a defense। ऐसा एक्ट किया गया हो जो किसी को हार्म पहुंचाने के लिए हो, पर उसको कोई उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। उसकी क्या इंटेंशन है? कि किसी अदर को हार्म ना पहुंचे, उसकी वो इंटेंशन है, तो उसे ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसके इंग्रेडिएंट्स देखो कि द सर्कमस्टेंसेस शैल कंपील wrong doer to do such a criminal act and wrong doer shall have not have criminal intention। इसमें circumstances क्या कंपील करते हैं कि जो रॉन्ग डूअर होता है, अगर वो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है तो रॉन्ग डूअर शल, उसको कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। The wrongdoer shall have to do that act with an intention to prevent other harm। अगर आप किसी को बचाना चाहते हो ना तो इस तरीके से बचाइएगा। ठीक है, the act must be justified
अंडर द सर्कमस्टेंसेस उसको जस्टिफाइड होना चाहिए कि जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और उसने जो किया होगा, जो रॉन्ग डूअर होगा, वो गुड फेथ में किया होगा। तो जहां पर 2 डेंजर और 2 हार्म की बात आ जाती है किसी भी पर्सन के सामने, ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा और उसको जो चीज का एक्सक्यूज मिलेगा क्योंकि उसको लेस हार्म होगा, उस चीज का एक्सक्यूज दिया जाएगा। वेयर देयर आर 2 डेंजर्स, वेयर देयर आर 2 डेंजर्स कॉजिंग 2 हार्म्स, जहां पर 2 डेंजर है और उससे 2 हार्म होने वाले हैं, 2 तकलीफ होने वाली है किसी पर्सन के सामने, तो इस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इस परिस्थिति में अपन कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ही इज पुट टू फेस देम, यानी उसको फेस करना पड़ेगा और ही इज एक्सक्यूज टू कमिट लेस हार्म, और उसको इस चीज का एक्सक्यूज किया जाएगा कि 2 चीजों में से तूने किसी को कम हार्म तो पहुंचाया, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इस सर्कमस्टेंसेस में उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, he is compelled to do willful wrongdoing। लॉ आपको एक्सक्यूज कर रहा है यहां पर कि अगर आप गलत कर रहे हो फिर भी, तो इफ ही डज द सेम थिंग इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, यहां पर तो 2 डेंजर थे, अगर वो बात उसने ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में करी तो लॉ उसको पनिश नहीं करेगा क्या, डेफिनेटली करेगा। क्यों, यहाँ पे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लग जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन और जूर नेसेसिटीज आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये सर्कमस्टेंसेस में। तो आप देखो ये एक्सप्लेन किया गया है फेमस मैक्सिम से, नेसेसिटीज नोज नो लॉस। लिखो लिखो लिखो, नेसेसिटीज नॉन हैबिट लेजिम। उस्मा किधर गई आज? मैम एक केस हुआ है, अभी अभी रिपोर्ट हुआ है, वो सदाशिव पेट में वो लड़की को मारने के लिए वो बंदा गया था। हाँ So 2 people अभी, who actually caused lesser harm to the boy हाँ saved the so they girl's life. got an exemption of this, correct। Yes. ये अभी का स्टोरी आप बता रहे हो, सदाशिव पेट वाला? मैम दिखा? मैम इसका क्या मतलब, यस मैम लिख लिया पूरा, ये पूरे इंग्रेडिएंट्स भी लिख लिए मैम सारे चारों। आप मैम इसका क्या इलस्ट्रेशन मतलब है? सुनोगी ना तब समझेगा आपको। सेल्फ प्रिजर्वेशन, फायर इज स्प्रेडिंग, टू स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ फायर, इफ A pulls down a hut or a house, A is excused, A is not guilty of the offense। अभी अपने आप को आग से बचाने के लिए अगर उस बच्चे को या A को अपना जो घर है या हट है जिसमें वो रह रहा है उसी को उसको ये करना पड़ रहा है, तो उसको यहाँ पर एक्सक्यूज किया जाएगा और उसमें उसको ऑफेंस में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस की भी बात आती है, देखो, if A attacks against the person or a property of B, or if A attempts to commit a rape against C, B can kill A to protect his person and a property, and also C can kill A to protect her chastity। इसका मतलब क्या है? What does illustration mean? चलो आप लोग समझाओ मुझे ये illustration। बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। 2 illustration है इसमें, 2 illustration है, देखो, एक में प्रॉपर्टी की बात करता है, एक में रेप की बात करता है। चलो 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 बताओ बताओ, इतना तो समझा दिया है मैंने। मैम हम्म ये यही बोलता है ना कि मतलब बड़े हानि को रोकने के लिए छोटा हानि कर सकते हाँ, बड़े हानि को रोकने के लिए आप छोटा हानि कर सकते हैं, बिल्कुल। प्राइवेट डिफेंस में तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है। उस्मा, मैम हम्म
मैम जो ए है ना वो बी की प्रॉपर्टी पे अटैक कर रहा है, और मैम ए रेप भी कमिट करने की सोच रहा है लाइक सी पे, तो मैम बी जो है वो ए की प्रॉपर्टी भी बचा सकता है और सी की चेस्टी मतलब कि उसकी इज्जत वगैरह भी बचा सकता है, और सी को ए को मार भी सकता है मैम। वेरी गुड, सी कैन किल ए टू प्रोटेक्ट हर वेरी गुड, वेरी गुड। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ओपिनियन क्या बनाया कि वेदा मेजिस एंड यूसुफ खान का जो केस है, द वर्ड हार्म जो इस सेक्शन में यूज किया गया है 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 100, 104 एंड 106 इस आईपीसी में आप देखोगे उसका मतलब सिर्फ फिजिकल इंजुरी होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन बनाया। दूसरा केस है क्वीन वर्सेस डडले एंड स्टीफन बेंस या स्टेप बेंस भी बोल सकते हैं। 1884 14 वॉल्यूम QBD पेज नंबर 273। Deliberate killing of an unoffending and unresisting man amounts to a willful murder। उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है नेसेसिटी में। देखो यहाँ पे आपको पूरा केस बताती हूँ कि ये एक इंग्लिश केस था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, अक्यूज जो था वो सीमेन था। ठीक है, द शिप हैविंग कैप्टनाइज इन अ स्टॉर्म, यानी कि उनकी जो शिप थी वो स्टॉर्म को ये बोलते हैं ना, तूफान में। ठीक है, अलोंग विद अ बॉय जिसकी उम्र थी 17 साल। ठीक है, उन्होंने कैसे तो भी मैनेज किया उसको फ्लोट करने के लिए। तो 8th डे में ये इस क्रक्स बता रही हूं मैं आप लोगों को, द बॉय एंड द फेड द फ्लैश एंड द ब्लड टू सर्वाइव देम। कितनी अजीब बात है ना, इसको सुन के ही मेरे को उल्टी आती है जैसे। ऑन द 12th डे, ये 8th डे की बात हुई। अब 12th डे में वो रेस्क्यू हो गए बाय पासिंग द शिप, बच गए। दे वर प्रोटेक्टेड फॉर द मर्डर ऑफ द बॉय। The accused pleaded that they had acted only out of the necessity for the preservation of their life, बचाने के लिए। Both accused were held guilty of murder of their defense of necessity in the form of self-preservation of life and rejected they were sentenced to death। अभी उस बच्चे को खा गए। तो मतलब क्या है ना ये, मतलब मेरे को ये बताने के लिए बहुत, मैं ये केस पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, मेरे को उल्टी आती है इसको सुनने से। ठीक है, समझा ना व्हाट डिड आई मीन। तो इस केस में क्या था, सेल्फ प्रिजर्वेशन वाज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसिटी। नो पर्सन हैज राइट टू टेक अनदर्स लाइफ जस्ट टू प्रिजर्व हिज ओन। अपनी जान बचाने के लिए हम किसी को काट के खा रहे हैं, मतलब क्या रह गया ना। तो देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ जस्टिफाइड, ये होमोसाइड थोड़ी हुआ। तो इसके ऊपर ये केस है कि गोपाल नायडू वर्सेस स्टेट 1922 का मद्रास का केस है। इसमें क्या था कि अक्यूज एक रिच पर्सन था इन अ विलेज। ठीक है, उसने ही ड्रैंक एंड क्रिएटेड अ पब्लिक, दारू पी के नहीं क्या न्यूसेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया और लोगों को इस वजह से डेंजर में डाल दिया। तो विलेज मैजिस्ट्रेट अरेस्टेड हिम, यानी कि जो वहां का विलेज का मैजिस्ट्रेट उसने अरेस्ट कर दिया। अक्यूज ने फाइल क्या किया, केस अगेंस्ट द विलेज मैजिस्ट्रेट, उसने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो जजमेंट ने ये हुआ कि कोर्ट ने इस बात को कहा कि द एक्ट ऑफ द विलेज मैजिस्ट्रेट इज दैट इट वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पीपल। ऑफ कोर्स उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रेव डेंजर था, क्योंकि वो ड्रंकिंग स्टेट में था, वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो उस एज अ विलेज मैजिस्ट्रेट उसने क्या किया, उसने अपनी लॉफुल अथॉरिटी में एक्ट करके गुड फेथ में उसको अरेस्ट करा लिया। तो उसको सेक्शन अंडर सेक्शन 78 मिलेगा ना बेनिफिट। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यस मैम। ये लवली कुमारी कौन है? पूजा कुमारी। वॉइस तो तेरी जरा भी नहीं आ रही है। चलो लेट्स मूव फर्दर। आर वर्सेस रोज का केस है। द अक्यूज वाज चार्ज फॉर कमिटिंग अ मर्डर ऑफ हिज फादर। ठीक है, बहुत मस्त केस है ये, देखो।
कि ये जो रिलेशन फादर एंड मदर का होता है, उनका स्ट्रेन था थोड़ा अपने में ये था, और his father frequently used to quarrel with his mother. One night there was a quarrel between the accused father and mother, and the mother called out murder, and father forced the mother to the top of the stairs and threatened to knife her. The accused shoot and killed his father. There was no evidence that the father had a knife, so he was held not guilty. क्या है इस केस का मतलब? सिंपल वर्ड्स में बताओ, वन लाइन वन स्ट्रोक में वर्ड पूजा बताएगी। मैंने आपको ये केस पढ़ के बता दिया क्या है। पूजा, गौरव, कैन यू एक्सप्लेन दिस केस? यस मैम, 1 मिनट में बस पढ़ रहा हूँ। बहुत सिंपल है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ये केस क्या है। मैं बता दूंगी 1 सेकंड में, आप बोलो तो। यस मैम, बताइए मैम। मैं बताऊं? आप नहीं बता मैम रहे? मैं बताऊं? कौन बोला मैं बताऊं? मैम आप में से और कोई नहीं है जो ये केस को बता मैम, सकता है? मैम इसमें यही है ना कि फादर और मदर में मतलब दोनों husband wife में लड़ाई चल रही है, और फादर ने क्या क्या मतलब अपनी जो वाइफ के पास में मैम नाइफ लेके उसको मैम डरा लगा, और मैम जो एक्यूज था उसने ना अपने फादर को मार दिया, और लेकिन जो फादर उसके पास कोई भी मतलब ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला कि भाई उस फादर के पास वो नाइफ था, इसलिए वो गिल्टी फील नहीं हुआ, और मैम जो एक्यूज था वो चार्ज हो गया अपने फादर की डेथ का। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉट बिलीवेबल लवन्या कि आप इतना अच्छा स्ट्रेंजली मुझे बताओगी। वेरी इजी। गौरव, आप क्यों नहीं बता पाए ये केस क्या है? हाँ गौरव, मैम लास्ट की लाइन में मतलब सेकंड थर्ड लाइन में कंफ्यूज हो रहा था मैं। क्या कंफ्यूजन हो रहा था? बताओ ना मुझे। आप मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बताओ बेटा, क्या कंफ्यूजन मैम है वो लास्ट शूट किया था ना किसने, बेबी ने। हम्म वो द एक्यूज शूट एंड किल हिज फादर, मतलब वो एक्यूज द नहीं समझ में अक्यूज आया शूट था। एंड किल्ड हिज फादर। अक्यूज ने शूट किया और अपने फादर को मार डाला। हाँ, वो एक्यूज नहीं समझ में आ रहा था, मैं उस ओके ओके, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ पर होमोसाइड इज एक्सक्यूजेबल इफ द फेटल ब्लो इज नेसेसरी बाय द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इवन दो इट इज यस मैम। मिस्टेकन बिलीफ। अक्यूज उसमें गिल्टी नहीं था, ठीक है? अक्यूज नॉट गिल्टी। चलो, इनफेरेंसी act of an infant under section 82 and 83 of IPC, immunity of criminal liability of a child offenders. The immunity is based upon the principle of juvenile justice. The constitutional basis of juvenile justice can be derived from Article 15(3), Article 13(e), Article 39(f) of the Constitution of India. अब एक्ट डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। अब यहाँ पर मैक्सिम भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एज वाइज यहाँ पर क्या होता है। सेक्शन नंबर 82। 7 साल और 12 साल का बच्चा मैच्योर, 7 साल का और 12 साल का बच्चा इमेच्योर हो सकता है ना? हाँ या नहीं? चलो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, देखो सेक्शन नंबर 82 क्या बोलता है ना कि किसी भी बच्चे ने, जो 7 साल का बच्चा है, अगर उसको मेच्योरिटी है, अगर उसको मेच्योरिटी नहीं है, तो डोली इन कैपेक्स देयर इज एन एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर द क्राइम अंडर 7 years, यानी कि उसको कैपेसिटी थोड़ी होगी, दैट इज अ चाइल्ड हैज अ डिस्क्रिशन ना,
उसको क्या समझता है कि गलत क्या है, उसका क्रिमिनल इंटेंशन कैसे पता होगा कि भाई मेरे को क्रिमिनल इंटेंशन है, मेरे को ये करने का है? उस 7 साल के बच्चे को क्या पता होगा? पता होगा क्या विक्की? मार्श वर्सेस लोडर का केस है जिसमें इन दिस केस अक्यूज caught a child while stealing a piece of wood from his premises and gave into custody. Since the child was under the age of 7 years, he was discharged. उसको क्या पता कि वो लकड़ी चोरी करना है या किसी का क्या करने का है, या उसने बोला उसको चोरी करके लेके आने के लिए, उसने उसको उठा के दे दिया, तो उसको बेनिफिट मिलेगा ना, क्योंकि 7 साल के बच्चे को तो डिस्चार्ज ही हो जाएगा ना, उसको थोड़ी पता था। तो यहाँ पर नो डाउट द क्रिमिनल लॉ इज अ जनरल प्रिंसिपल कि उस बच्चे को एग्जेम्पशन है क्योंकि वो 7 साल का है, उसको क्या मालूम क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है। अगर जो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 इयर्स है और इज एंगेज बाय अडल्ट पर्सन, किसी बड़े ने उसको बोला ऐसे करने के लिए, तो वो अडल्ट जो होगा वो लायबल हो जाएगा उस अबेटर के लिए जो उसने कांड किया है। बच्चे का क्या दोष है? तो यहाँ पर 83 में आप देखोगे कि नथिंग इज एन ऑफेंस, जहां पर एक्ट जो किया गया है उस बच्चे ने 7 साल के और 12 साल के कम के एज में किया है। जो 7 और 12 का स्लैब आप देख रहे हो हैज नो सफिशिएंट मैच्योरिटी। उसको क्या मैच्योरिटी होगी ना, उसको क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? तो जज उसके नेचर को समझेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेगा और उसे ये कहेगा कि भाई ये ऑफेंस ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कांड है वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। मल्टियस एप्लेट ओटनियम मलाई सप्लाइज एज, यानी यहाँ पर 12 साल और 7 साल के बीच में जो कंफ्यूजन होता है, उलामात्रापा का केस है, सबको पता है, ये तो जनरल केस सब लेते हैं। इस केस में क्या था, अक्यूज जो एक बॉय था 11 साल का था और अंडर 12 इयर्स ऑफ एज था, ठीक है? वो भाग गया टुवर्ड्स द डिसीज विद अ थ्रेटनिंग जेस्टर एंड सेइंग दैट ही वुड कट हिम टू बिट्स व्हिच ही डिड। द कोर्ट हेल्ड हिम गिल्टी, यानी कि वो जानबूझकर अपना जेस्टर तो दिखा रहा था, थ्रेटन भी कर रहा था, रुक मैं आता हूं तुझे पूरा सा काट करके ये कर दूंगा, तो कोर्ट ने उसको गिल्टी ठहरा दिया क्योंकि वो बोल रहा है, जो एक्ट कर रहा था ना, वो थ्रेटन कर रहा था, अपने जेस्टर से दिखा रहा था, ठीक है? वो एक्ट कर रहा था, वो डरा रहा था, अपने जेस्टर से दिखा रहा था कि मैं उसको काट के ये करने वाला हूं, तो कोर्ट ने उसको गिल्टी माना। उलामा पात्रा का केस हर कोई जानता है। दूसरा अब्दुल सत्रा का केस है जिसमें अक्यूज पर्सन जो कि अंडर 12 इयर्स ओल्ड था, उसने एक लॉक जो था शॉप का तोड़ा और उससे पर्स चुराए, स्टोल पल्स, और उसके बाद में वो उस चीज को गिल्टी हो गया ऑन द ग्राउंड दैट उसको सफिशिएंट मैच्योरिटी थी, उसको पता था कि जो नेचर है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है, तो उसकी मैच्योरिटी मतलब 7 साल और बच्चा जो होता है उसकी मैच्योरिटी देखी जाती है, क्या उसको समझ है उस बात की, क्या उसको नहीं समझ है उस बात की, तो ये जज देखेगा, ठीक है? जब कॉल लेगा। तो अब इलस्ट्रेशन देखो कि चाइल्ड जो था 9 इयर्स ऑफ एज था, किसी का नेकलेस ले लिया, जो कि अभी देखो तभी के जमाने का 2 और 8 का जो बात किया गया है, फ्रॉम अनदर बॉय एंड इमीडिएटली सोल्ड इट टू अनदर फॉर 5 आनास। द चाइल्ड वाज डिस्चार्ज अंडर दिस सेक्शन। अब मैं बताऊं, बचपन में मैं छोटी थी, मैं आपको बताती हूँ मेरी बात, ठीक है? मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला था, क्योंकि ऐसा था कि आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, ठीक है, नो शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, ऐसे था। अब उसने मुझे क्या बोला कि तेरे पास पैसे है? मैंने बोला हाँ मेरे पास पैसे है, लेकिन मेरे पैसे थोड़ी थे, वो तो मेरे मम्मी पापा के पैसे थे। तो मैंने बोला कि मैं कैसे दे सकती हूँ तुझे? तो उसने मुझे बोला चोरी करके लेके आ तेरे घर से। उसके कहने पे मैंने चोरी किया, ठीक है? मुझे नहीं मालूम था कि उसने वो चोरी करने के लिए क्यों बोला था मुझे। सीरियसली बता रही हूँ, दिस हैज हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज इन ऑफ 7 और 8 इयर्स। रियल चीज बता रही हूँ मैं, जो मेरे साथ सच्ची में हुई है। ये घर से चोरी करके मैंने उसको दिया, तो मुझे उतनी सफिशिएंट जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि अरे मुझे मेरे घर से चोरी करने के लिए बोल रही हूँ, मैं कैसे चोरी कर रही हूँ, ये मुझे समझ होएगी क्या? तभी एक 7 से 8 साल के बच्चे को जरूरी नहीं है कि उस बात की समझ होए। अगर समझ है उस बात की कि मैं घर से चोरी करके दे रही हूँ पैसे, उस बात की मुझे सजा मिलने वाली है,
तो वहां पे मेरी मेच्योरिटी देखी जाएगी। अगर मेरी मेच्योरिटी है कि हाँ मैं सच्ची में घर से चोरी करके दे रही हूँ, तो उसके लिए मैं गिल्टी होंगी। समझा? यस मैम। मैम सेम जुवेनाइल जो 7 चलेगा ना मैम? हाँ हाँ, वो इसमें ही आता है बेटा। आएंगे ना, जुनाइल जस्टिस पे भी आ रही हूँ ना, लेके आ रही हूँ ना आपको इसमें। द अक्यूज गर्ल ऑफ 10 years of age, 10 साल की बच्ची, a servant of the complainant, picked up his button worth 8 annas and gave it to her mother. She was convicted and sentenced to a month of imprisonment, but the High Court ने इस बात को quash कर दिया। कॉश करने का मतलब है कि वो कन्विक्शन जो होल्ड किया था, कि वो फाइंडिंग बाय अ मैजिस्ट्रेट दैट द अक्यूज वाज अटेन अ मेजॉरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट टू जज द नेचर ऑफ एन एक्ट। यहाँ पर 10 साल की बच्ची ने क्या किया? एक बटन लिया, 8 आनास लेके अपने मम्मी को दिया, उसको लेकर क्या किया? कन्विक्शन दिया, 1 महीने उसको जेल भेज दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ये कन्विक्शन ही नहीं हो सकती, इसको कॉश किया जाए, इसको सेटिसाइड किया जाए। कैसे हम उस बच्ची को कन्विक्शन दे सकते हैं? उसने क्या मेजॉरिटी ऑफ द एज अटेंड करी है? क्या उसको सफिशिएंटली समझ रहा है कि वो नेचर क्या है, वो क्या कर रही है? तो इंग्लैंड में इस बात का प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता था कि रिगार्डिंग द सेक्सुअल ऑफेंसेस, जब कोई बॉय है, अगर वो 14 साल के कम के एज का है, तो उसे रेप के लिए गिल्टी नहीं समझा जाएगा। लेकिन इंडिया में ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इंग्लिश लॉ है, नो एप्लीकेशन, एंड देयरफॉर boy of 12 years may be committed for the attempt of commit of rape। लेकिन इंग्लैंड में आपको एग्जेम्पशन है, लेकिन इंडिया में नहीं। ठीक है? However, the treatment of juveniles that the person up to the age of 18 is now governed। अब तो आ गया है, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आप पढ़ते हैं, 2000 का ये एक्ट है जिसमें हमको पता है। इस चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 को सीआरपीसी में कौन से सेक्शन में पढ़ा था हम लोगों ने? मैम 26। मैम 27। है ना, या तो 26 होगी, या तो 27 होगी, या तो 28 होगी। मैम आपको 27। बच्चे यही तो होता है। हर्षिता, व्हाट इज दिस? You want me that I should have tears in my eyes? No, ma'am. Sorry. Then Just why you did confused. like that? No, beta. Even if you are in hurry, take a minute and say। आप कहीं पे भी जाते हो ना, एडवोकेट बन भी जाते हो, then also you have to take a minute and say। You should Okay, not ma'am. be in hurry. People is going to take an advantage, beta। Don't Okay. give that much potential। वो रखो कि समझो और फिर बोलो। Take a Okay, ma'am. second, चलेगा Okay, ma'am. ना। Insanity under section 84, a person of unsound mind। इसका पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने अनसाउंड माइंड को सीआरपीसी में पढ़ रखा है। कौन सा चैप्टर है वो विकी? अनसाउंड माइंड को लेकर पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, और ये बोल के पढ़ाया है कि सब लोग ये चैप्टर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर को कभी नहीं छोड़ती। कौन सा चैप्टर है वो? मैम याद नहीं है। 25 in short। वो चैप्टर ऐसा मैम है, 25 है। वो मैंने ऐसे भी बताया था कि 25 साल की उम्र में देखो आप क्या करते हैं। चलो कोई ना, सोचते बैठो आप लोग। वेरी बैड, मेरे क्लास की हालत बहुत खराब है ना विक्की? मैं जो पढ़ाती हूँ याद नहीं आता ना? ऐसे करूं मैं आप लोगों को कि 15 दिन हाँ, सिर्फ ये- सीआरपीसी पढ़ाऊं? यस अगर मैम। ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है क्या आप लोगों को आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में? मैम ये बेटर है मैम, नहीं एक एक मैम। सब्जेक्ट को मतलब कुछ उसके टॉपिक्स कवर करके फिर दूसरा सब्जेक्ट लें। ऐसे करती हूँ
मैं ना मैम बेटर मुझे यही लग रहा है कि आप लोग है ना बहुत कंफ्यूज, और मैं जो पूछती हूँ आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ऐसे लग रहा है। मैम फ्लो टूट जाता है मैम क्लास का भी, मतलब वो कंटिन्यू में खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा बेस्ट है मैम। तो ओके फाइन, चलेगा। कल से मैं सीआरपीसी पूरा एक काम करती हूँ, मुझे 15 दिन दो, मैं पूरा 15 दिन में सीआरपीसी खत्म करके देती हूँ। मुझे 15 दिन दो, मैं पूरा सीपीसी खत्म करके देती हूँ। उसके बाद मैं आईपीसी पे लेके आती हूँ आप लोगों को। मैम कुछ भी नहीं समझ आएगा मैम। क्यों? मैम ऐसे को सीआरपीसी, रिलेट करते हैं ना, याद रहती है कि अब अच्छा सीआरपीसी में ये यहाँ पे हाँ लेकिन इसे इनको बेटा अगर सबको कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे ऐसी चीज नहीं करनी जो आप लोगों के माथे पे ऐसे मुझे क्वेश्चन मार्क दिखे। बहुत गलत हो रहा है ना ये। मैम आप एक मैं बात बताओ, मैं दो एक तीन बात सुनो लावण्या, मैं पूरे नाखून का जोर लगाती हूँ एक एक चीज को रीड करने के लिए। मैं खुद रीड करती हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ, मैं एक एक लाइन को आपको समझाती हूँ। ऐसे भी नहीं होता है मैं रीड करके फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये डायरेक्टली बता रही है। नो मैम। मैम ऐसा सोचो ना मैम, अगर हमें 3-4 दिन चीज वाली बातें पुरानी याद नहीं आ रही, तो मैं 15 दिन बातें वो वाली कैसे याद रहेगी मैम? अगर फाइन ठीक रिवीजन ही नहीं है, करेंगी, फाइन तो फाइन मैम कैसे लावण्या, याद रहेगी? होगी लावण्या, टेक इट इजी बेटा। यू डोंट ट्रस्ट मी और व्हाट? यू आर माय स्टूडेंट, ओके, ही फॉर द मैम फर्स्ट टाइम है। मैम आई रियली ट्रस्ट यू, बट मैम जो चीज होती है ना मैम, जैसे हम डेली रिवीजन करते हैं तो मैम दिमाग में चीजें याद रहती है, रिकॉल रहती है। बट मैम 15-15 दिन वाली मैम कैसे, लाइक कैसे याद रहेगी? 15 दिन मैं का गैप 15 हो डेज में जाएगा एक आपको सब्जेक्ट पूरा में। सीआरपीसी खत्म करके देती हूँ ना। विक्की मैंने नहीं किया है 15 दिन में सीआरपीसी पूरा खत्म। विक्की सो गया है? जस्ट टेल मी एवरीवन, फाइन। आप लोगों को मैम यही गया था। आपके चाहिए? कहने का मतलब 15 डेज में बहुत फास्ट हो जाएगा मैम। अरे मैं 20 डेज लेती मैम हूँ, 25 डेज लेती हूँ सीआरपीसी कंप्लीट करने में। मैम आपने जब शिवानी मेरे लास्ट पास टाइम सीआरपीसी सीपीसी नहीं में पढ़ा है। स्टार्टिंग वाला समझ आ गया था मैम, पढ़ा क्या? है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। मैम आप करवा मैम लास्ट दोगे? टाइम जैसे सीपीसी आपने स्टार्टिंग से लिया था तो थोड़ा सा समझ आता था, फिर फास्ट वो लड़की आई थी इसकी वजह से बहुत फास्ट होने लगा, तो वो लास्ट वाला समझ नहीं आया, इसके सीआरपीसी वजह से हम लोग बोल रहे थे। नहीं मैम सीपीसी। नहीं तो मैं बेटा आपको कहाँ बोल रही हूँ, मैं आपको पूरा लेती हूँ ना। 2 घंटा अगर मैं पूरा, तू किधर गया था विक्की? मैम कॉल आ गया था। विक्की मैंने सीआरपीसी समझाया था लास्ट टाइम, टफ बैठा था। मैम वारंट वाला। चलो ना ऐसे ही करती हूँ ना, 15 डेज नहीं लेती हूँ, एक काम करती हूँ ना, आपको ऐसे लेती हूँ मैं। अब जहां तक सिखाया वहां तक से आगे जाऊंगी, लेकिन वापस से स्टार्ट नहीं करूंगी मैं सीआरपीसी कल से लेना स्टार्ट करती हूँ। एटलीस्ट 25 डेज लेती हूँ आप लोगों का, मैम रोज के 2 घंटे। यस मैम। मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैम फास्ट नहीं होना चाहिए, जैसे बेटा अभी मैं फ्लो चल एक रहा एक है वैसे एक होना एक चाहिए। सेक्शन को कितना स्लो स्लो जा रही हूँ, आप देख रहे हो ना। यस मैम, यस मैम। मैं मैम थोड़ी ये ना जैसे फास्ट अभी हूँ। सीपीसी की बात बोल रही है। यस मैम मैम सीपीसी एक की बात बोल रहे हैं। हम्म। मैम जैसे अभी आप पढ़ा रहे हो ना, पता है कैसे पढ़ा रहे हो? लाइक अगर आपने ये करवा दी, इसमें मान लेते 20 सेक्शन करवाया, तो मैम जो 2 अगली 4 क्लासेस होंगी ना सीपीसी और सीआर, तो मैम इसको रिवीजन करने का टाइम हमें पूरा मिलता है। ऐसी अगली क्लास में ऐसे तो मैम बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिलेगा, कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा मैम। लेकिन बेटा हम ये लोगों को सबसे बेस्ट सबकी, है बेटा हमको सबको सोच के चलना पड़ेगा ना। मैम। ओके बेटा ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को एक भी सेक्शन छोड़ने नहीं दूंगी और बहुत आराम से जाऊं। मैं धीरे धीरे इसीलिए जा रही हूँ ना कि पूरा बैरक तुम्हारे सर में डालती बैठूं। यस मैम।
पूजा, आप भी इस बात पे ओपिनियन देना चाहती हो कि हाँ मैम आप पूरा सीआरपीसी एक बार सिखाओ, फिर पूरा सीपीसी सिखाओ, फिर आईपीसी सिखाओ? लावण्य, एवरीबॉडीज ओपिनियन मैटर्स टू मी, नो बेटा? यस मैम, यस मैम। मैम इसमें भी कोई इशू नहीं है वैसे, मेरे को मतलब ऐसे भी चल सकता है। नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो मेरे को ऐसा काम ही नहीं करना जिसमें आप लोगों को तकलीफ होए। मैं इतना स्लो 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 चला रही हूँ ना, वरना मैं आपको बताऊं मैंने 10 दिन में पूरा सीआरपीसी सिखाया है। आप पूछ सकते हो, उस्मा नहीं है यहाँ पर, वो मैम जेंटली बता स्पीड, सकती है। मैम स्पीड आपकी ऐसी ही रहे, बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट कभी भी ले सकते हैं। मैं तो इसलिए तो स्लो स्लो जा रही हूँ स्वीटहार्ट, मैं इतना स्लो यस स्लो मैम, स्लो एक एक मैम चीज आप को ऐसे तीन ही करती सब्जेक्ट हूँ। लीजिए, सीआरपीसी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम ऐसे ही ठीक है, सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। मेरा तो इनफैक्ट एक बात बताऊं क्या, 1 महीना खत्म होने को है, कभी स्टार्ट किया था विक्की हम लोगों ने? 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया, जिसमें मैंने 5 ऑर्डर्स सिखाए सीपीसी के, करेक्ट? सीआरपीसी में अपना कितना सेक्शन तक यस हुआ मैम, है? मैम 80 तक, 90 मैम, सॉरी 90 ए तक होगा। हाँ, 90 सेक्शन सीआरपीसी के सिखाए 1 महीने में। और यहाँ पे मैं आईपीसी में 84, यानी यहाँ पर भी मैं 90 पर आ जाती 1 महीने में। नो मैम, 90। सीआरपीसी में 81 तक हुआ है, मैम 2 अभी रहते हैं उसमें, सीओडी रहता है मैम। 81 हाँ तक हुआ ठीक है है, मैम 81 सीआरपीसी तक में। कंप्लीट किया है, वहां पे भी वही कंप्लीट किया है। तो 1 महीने में तो मैंने सिर्फ क्या सिखाया है, 80 सेक्शंस। मुझे 4 महीने में आपको पूरा खत्म करने का है। आप बताओ आप लोगों को कैसा चाहिए? शिवा, मैडम is there any confusion if I teach 2 days CPC, 2 days CRPC and 2 days IPC, or you all want constantly CRPC पूरा सिखाओ, IPC पूरा सिखाओ and CPC पूरा सिखाओ? नो मैम, You want 2 me days to इज do this? फाइन, क्योंकि हमको क्रॉस लिंकिंग भी समझती है। Sonia says 2 days is fine. Shiva, what is about your opinion, please? मैडम, if it is linking between subjects, it's better, ma'am. I तो try to link up ना कि आईपीसी में देखो आपने ये इस चीज को यहाँ पे सीआरपीसी में पढ़ा है। No, 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 that's okay, ma'am. I can summarize है at ना, you all once. can, and with this you all are writing question and answers also, and with this you all are writing judgments also. Did you write the judgment which I have stated yesterday and I said please write it for me? Did you write or no? No, ma'am. Why, Shiva? You can take only 15 to 20 minutes to write a judgment for me. What is making you stop over there? Am I not teaching in a good way or what? You have any difficulty for me that you're not teaching good? We are No, not no, understanding what you are saying. It's becoming difficult for us. Is that so, Shiva? no, ma'am. Problem is not my problem is language, ma'am. I'm slowly understanding. That's not a problem. No, I really am happy that you all slowly grab it. Yes, It ma'am. doesn't matter to me why I'm taking 4 months for Yes, teaching this much. I could have gone like before. Before, you know what I used to do? Take 10 days class, 15 days class, finish up with CRPC. 10 days class, 15 days class, finish up with CPC. 10 days, 15 days class, evidence pura complete. I yes, have ma'am. taught it in this ways also. लावण्य नहीं सिखाया ऐसे 10-15 दिन में सारा गोली मार के नहीं दिया मैंने आप लोगों को। आज शिवानी ऐसा नहीं सिखाया मैंने, एकदम फास्ट लेके सिखा दिया है मैंने आप लोगों को। समझ में भी आया है। गौरव, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं बैठी हूँ, आप चिंता मत करो, लेकिन मुझसे बात मैम। करो आप लोग प्लीज। मेरा सिर्फ एक ही रहता है कि टॉक टू मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। मैं एक एक जने को पूछती हूँ। आपको समझ में आ रहा है?
आपको चाहिए मैं रुकूं? मुझे तो इसके साथ में गौरव आप लोगों को इनफैक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे लिया जाता है ना इन पॉइंटर्स पे वो भी सिखाना है। मैं कब सिखाऊंगी आप बताओ ना। आप लोगों को कैसे ड्राफ्टिंग करनी है आईपीसी के अंदर वो भी सिखाना है कि आपको कैसे वर्ड्स यूज करने हैं। Madam, now this schedule is correct, ma'am. The schedule is correct. You were saying, no? 2 days, 1 day holiday. This is what I do. 2 days and 1 day I keep holiday. That also I'm keeping in between Friday. Saturday, Sunday I can more take CPC. That's why I've kept on Saturday, Sunday. Yes, ma'am. Because CPC is tough. So that's why I keep it on Saturday. Monday, Tuesday I take IPC. Wednesday, Thursday I take CRPC. Because I've taken a leave on Monday just due to that Guru Purnima had an program over there. So due to that I have taken a leave. Uske wajah se bhi my conscience is eating because of that your portion is going behind. For that I am guilty. No, ma'am. That was your day, ma'am. Only your day. And you have to enjoy. Enjoy नहीं था मेरे को करना बुलाया चाहिए। गया था एज अ चीफ तो मेरे को जाना पड़ा था अदरवाइज मैं वो भी नहीं चाहती। नहीं मैम यही तो दिन है मैम। That was चलो only your day, ma'am. चलो फाइन। अब क्या करना है कंटिन्यू करना है? Yes, ma'am. चलो insanity under section 84 unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by a reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or he is doing what is either wrong or contrary to law. सिंपल सी बात है पागलपन में अगर कोई भी चीज की जाती है तो उसे तो कानून भी माफ करता है ना क्योंकि वो इनकेपेबल है उसे समझ से परे है। अगर वो कानूनन भी गलती कर रहा है तो भी उसे उस चीज की सजा नहीं दी जाती। तो सेक्शन 84 आपको ये फंडामेंटल मैक्सिम है क्रिमिनल लॉ का आप लिख लीजिए एक्टस नॉन फिसिटनेस मेंस इट रिया एक्टस एसी आएगा वहां पे मिस्टेक है। An act does not constitute guilt unless done with a guilty intention. In order to constitute a crime, उसमें इंटेंशन होना चाहिए और एक्ट ऐसा होना चाहिए कि जैसे उस पर्सन ने पागलपंती में किया हो। ठीक है, उसके बाद में नॉन केपेबिलिटी इज फास्टन ऑन देम एज दे हैव नो फ्री विल। उनका कोई मर्जी नहीं रहता है क्योंकि जो चीज उनके बस में नहीं होती। फ्यूरियस मुल्ला वंटियस इसका मतलब क्या है? मैड मैन हैज नो विल्स। पागल आदमी की कोई अपनी विल नहीं होती। Madam, can be arrested नो after immediately murder if there is any murder? no unsound mind if it is there, Yes, ma'am. see this he will get a benefit of section number 84. No, ma'am. After conviction there is no sentence, but immediately after immediately. After murder, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. After murder you mean to ask? Yes. Yes, ma'am. For example, children they will हाँ correct they will correct go correct to correct juvenile. yes जुनल जाएंगे। Yes. Yes. That the accused was of unsound mind, that he was unsound mind at the time he did an act, not merely before and or after the act, that as a result of unsound of mind he was incapable of knowing क्या कर रहा है, he was doing with either wrong or contrary to the law। तो यहाँ पर आप केस लॉ देखो कि सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की जो केस लॉ है इसमें क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हैज नॉट बी कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया आईपीसी के अंदर। मेनली इसको क्या ट्रीट किया जाता है? इंसैनिटी, पागल, इक्विवेलेंट टू पागल। अक्यूज जो सीक करता है ये बात को जो लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 84 जो उसको लीगल इंसैनिटी प्रूव करनी पड़ेगी, नॉट मेडिकल। लीगली वो इंसेन है वो प्रूव करना पड़ेगा उसको, नहीं कि वो मेडिकल पागल है। ठीक है,
इसमें लॉ ग्रुप इंटरसिटी 2 बोर्ड ऑफ हेड्स होते हैं, देखो यहाँ पे लिख लो। डेमेंटिया नेचुरलिस्ट, इंडिविजुअल हु आर इनसेन फ्रॉम बर्थ, यानी बचपन से ही पागल है। आपने देखा रहेगा मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन कैसे ऐ करके चिल्लाते हैं, देखा रहेगा आप लोगों ने बच्चों को, ठीक है। डेमेंटिया, एडवेंटिया और एक्सीडेंटल्स, दैट इज एन इंडिविजुअल हु बिकेम्स इनसेन, यानी कि जन्म के बाद पागल होना। ये लॉ ग्रुप में 2 होने चाहिए। प्लीज राइट इट इन योर बैरेक्ट और wherever you are writing, mention it. इसमें 2 पर्सन होते हैं अनसाउंड माइंड। ये पर्सन्स कौन से होते हैं? एक तो इडियट। इडियट इज अ पर्सन हु कैनॉट काउंट अप टू 20 और कैनॉट टेल द नेम ऑफ डेज, वीक और हिज पेरेंट्स, उसको इडियट बोला जाता है। जो 1 से लेके 20 तक काउंट ना कर सके, अपना नाम ना बता पाए, या ये नहीं बता पाए कि कितने हफ्तों होते हैं, कितने वीक डेज होते हैं, या अपने पेरेंट्स का नाम ये नहीं बता पाए, तो उसे इडियट बोला जाता है। अब लूनाटिक क्या होता है? जो कि वो परमानेंटली पागल हो विदाउट एनी इंटरवल, यानी कि बीच में वो सीधा हो जाता है, ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं, परमानेंट पागल। या पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टुपिडिटी बाय डूइंग अ क्रेजी एंड डेंजरस थिंग। आपने वो पिक्चर देखी रहेगी, क्रेजी थिंग करता है, हिना खान जो है उसके अंदर, उसके पीछे वो लड़का पागल हो जाता है, क्रेजी थिंग्स करने लगता है, उसको बोलता है कपड़े उतार के दिखा, ये कर वो कर, ठीक है। नॉन कॉम्पस मेंटिस, इफ अ पर्सन हैज बिकम नॉन कॉम्पस मेंटिस ड्यू टू रेगुलर इलनेस, अगर वो बीमार उसको रेगुलर इलनेस है तो उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जम्पशन दिया जाता है, उसे कहा जाता है नॉन कॉम्पस मेंटिस। डिजीज ऑफ माइंड, दिमाग से जो दिमाग की जो डिजीज होती है, अगर अक्यूज कोई सफर कर रहा है ऐसी डिजीज से जो कि जब वो ऑफेंस कमिट किया था, तो उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा सेक्शन नंबर 84 का। The accused Hello, must ma'am. show. Yes, Sonia. Ma'am, sorry. Ma'am, No, yes, right please. now, I think, ma'am, as per this disease of mind, Alzheimer's has been recognized in India now. Yes, आप yes. करके भूल जाते हो या चले जाते भूल जाते जाते हो? हो, हाँ, even तो that, हाँ, अभी ma'am, now it हाँ, is हाँ. recognized. Yes. Fine, correct. वही बात है यहाँ. The accused must show that his cognitive facilities were so impaired that he has deprived of the power of understanding the nature of the act, and उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि गलत और सही में क्या फर्क है, ठीक है। उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसकी जो थिंकिंग पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। तो इस सेक्शन के अंदर ये सफिशिएंट हो जाएगा कि अक्यूज अगर मेंटली अनसाउंड है जब उसने ऑफेंस किया है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस ही मस्ट क्लियरली प्रूव कि उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो डिफेक्टेड है, उसे नेचर नहीं समझ में आ रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस एक्ट को करने के बाद में क्या हो सकता है। ओके, तो इसमें ये केस है इन पुलुमुरा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का। ये फैक्ट ये था कि दैट 4 यंग किड्स वर किल्ड बाय देयर ओन फादर। 4 बच्चों को अपने बाप ने ही मार डाला। क्यों? क्योंकि वो घर पे लेट आ रहे थे और वो उस चीज का बहाना करके जा रहे कि हम मूवी पे जा रहे हैं, हम उस वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। विच द अक्यूज फादर को इस बात का अच्छा नहीं लगा, उसको एप्रिसिएशन नहीं लगा कि क्या है ये। तो कोर्ट ने हेल्ड क्या किया, इट कैन नॉट बी सेड दैट अक्यूज वाज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड और ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग। द accused was not really unsound within the meaning of section 84। अब इस बात का उसको दुख हो रहा है कि 4 बच्चों को उसने मार दिया क्योंकि वो बच्चे जो थे वो लेट आते थे घर पे और मूवी पे देखने जाते थे, मूवी देखने चले जाते थे।
तो ये बात जो थी ना वो अप्रिशिएट नहीं की गई कि ये पागल थोड़ी है, क्या उसको समझ में नहीं आ रही कि 4 बच्चों को उसने मार डाला है ये बात को लेकर? क्यों? क्योंकि वो घर लेट रहे हैं और पिक्चर देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो उसको सेक्शन 84 का बेनिफिट कैसे मिलेगा? समझा? या नहीं? यस मैम। मैम ये छोटी छोटी बातों के लिए मैम, मैम समझे। 4 बच्चों का मैम ये मतलब कोर्ट इनको अच्छी से अच्छी सजा नहीं देती क्या? देगी ना बेटा, कम से कम उसको उनका बेनिफिट तो नहीं लेने दिया ना, जो कोई भी लेने की कर रहा था। यस मैम। MC Norton's case of Scotland killed Dr. Mr. Dermood, the private मैम उसमें secretary हो of सकता है कि उसको पागलपन का दौरा पड़ता हो। हाँ देखो, लेकिन उस बात का पागलपन में? का दौरा वो पड़ने के लिए उसको प्रूव करना पड़ेगा ना कि उसको पागलपन का दौरा पड़ रहा था, मैम क्योंकि ही अगर वो नहीं समझ रहा था, अब बाद में उसको रियलाइज हुआ से कि हम अपने बेटे को मार दिए। वही तो देखो जब ना, वो ऐसे ठीक बोलते हुआ ना, तो। ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन कि बाबा व्हाट ही वाज डूइंग, वो क्या कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा था अभी गुस्से में आकर हम लोग 4 चमाट बजा के देते हैं। हाँ, गुस्से में आकर वो उस लड़के ने उस लड़की को इतना मारा कि उसका सर तोड़ दिया, वो बेचारी मर गई। तो फिर क्या उसको ये दिया जाएगा क्या बेनिफिट अनसाउंड माइंड का? समझो वो दारू पी के फुल नशे में आकर गांजोड़ी व्हाइटनर पी के आ गया और मार डाला, तो उसका क्या 84 का बेनिफिट देना चाहिए इन कुत्तों लोगों को? नो अब ये मैम। बच्चे हैं, 4 बच्चों को तू मार रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तेरा इंटेंशन तो होएगा ना, क्योंकि तेरे को गुस्सा आ गया, वो मूवी पे जा रहे हैं, तेरे को सहन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो ये भी बोला जा रहा है कि ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन, वो जो उसका मैम गुस्सा आएगा तो अपने बच्चों रेपरकशन को क्या कैसे मार होगा देगा? उसको समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, हो सकता है उसको पागलपन का दौरा पड़ता हो, तभी तो मार दिया, नहीं तो अपने बच्चे को क्यों मार देगा? वो भी मूवी देखने के लिए। तो देखो अभी इसने क्या बोला, सुना ना सोनिया ने, कि अब उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि हम लोग 5 मिनट में भूल जाते हैं या ये करते हैं। आपने नहीं सुना सोनिया ने क्या बोला? सोनिया प्लीज कैन यू रिपीट फॉर मी फॉर देम, बिकॉज आई थिंक आप बोलेंगे तो उनको फिर से याद मैम आएगा, मैं सुने हैं, बोलूंगी तो याद भी नहीं आएगा। मैम सुने हैं। क्या बोला उसने? चलो सुने हैं तो बताओ। Ma'am, किस बारे में बता रही थी? there is a illness which is now recognized as a real disease of the mind that is associated with either old age or extreme medication. For instance, in case of accident, trauma, these people have this kind of illness. So when they do something and they forget, and with medical records, you are able to prove that the person has either first, second, third stage of Alzheimer's, then the person has exemption. समझा उसने क्या बोला या मैं बताऊं वापस? ये अभी रिकॉग्नाइज किया गया है, पहले ये हम कब का पढ़ रहे देखो आप। अब इस चीज का रिकॉग्नाइजेशन आ गया है, इसके वजह से हमको एग्जम्पशन मिलेगा इस बात का। लेकिन अगर आप जो बोल रहे हो कि दौरा पड़ गया, तो 4 बेटे को मारने के लिए दौरा तब तक पड़ा क्या कि उसे समझ में नहीं आएगा कि या कोई महाभारत चल रही है कि 4 मुंडिया काट दी उसने, जगह पे तलवार दिया या फट 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 मार दिया? ऐसे तो नहीं हुआ रहेगा ना। मर्डर जो हुआ रहेगा वो टाइम पीरियड लेके किया गया रहेगा। दौरा पड़ेगा 5 मिनट का, अभी जो वो मिर्गी का दौरा पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, फिट्स आते हैं लोगों को, ना, तो वो समझा जाए, अभी इट इज रिकॉग्नाइज्ड। समझे विक्की? चलो, ये जो केस है अभी इसको आप खुद पढ़ना, मैं आपको भेजूंगी, ठीक है? इस केसेस को आप एक बार पढ़ना, क्योंकि इसमें भी महाभारत को लेकर और अर्जुन भीष्म पितामह को लेकर ये जो केस यहाँ पे बताया गया, कन्वी कुर्जी वर्सेस स्टेट का केस है, सेम यही केस है जो अनसाउंड माइंड को लेकर है।
Unsoundness caused by intoxication. Voluntary intoxication is not a defense under section 85 and 86, but causing voluntary intoxication on the part of the accused over a long period of time affects the mind of accused to such an extent that he becomes a person of unsound mind. He is entitled to be protected under this section if he satisfies the code that because of unsoundness of mind, he did not know the nature of the act that he was doing, what was either wrong or contrary to law. यहाँ पर 85 और 86 के बारे में वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात की जा रही है कि अगर उसके दिमाग को इतना ये हो गया है, तो अगर जो पर्सन अनसाउंड माइंड है वो इस बात को लेकर कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि सर मैं पागलपन में आकर ये सब कर दिया है, तो वो नेचर ऑफ द एक्ट जो कर रहा था उसे नहीं समझ रहा था, जो वो कर रहा था कि वो गलत कर रहा है और लॉ के अगेंस्ट जाके कर रहा है, तो ही उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा इंटॉक्सिकेशन का। समझो, ये है क्या आपके बैरक में जो मैं बोल रही हूँ? कुछ भी नहीं है मैम। है क्या? फिर मैम मैं मैम, बिहाइंड द डिटेल्स में नहीं। स्लॉटर्स जाके आपको बता रही हूँ यार। यस मैम, छोटी सी एक लाइन है मैम बस, और कुछ बस नहीं है। उसको ही पढ़ना और उसको ही लिखना एग्जाम में, पता चलेगा छोटी सी लाइन में क्या हो जाता है। No, ma'am. Factors proving unsoundness of mind. In Niman Shah versus State of Madhya Pradesh, accused committed a gruesome murder of some 2 ladies without any reason by cutting their heads by an axe. जो अभी मैंने बोला ना, गला काट दिया, वो क्या बोलते हैं उसको? एक्स को क्या बोलते हैं? वो क्या वो बोलते हैं? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। हाँ, so there was an evidence on the record that earlier also he had suffered from attacks of mental disorder. इससे पहले एविडेंस में भी उसको ये पता है कि उसको मेंटली वो साइको है, उसको अटैक्स आते थे, मेंटल डिसऑर्डर का अटैक्स आता था। तो इस अक्रंस के टाइम पर अक्यूज वाज सेइंग दैट ही हैज हॉन्टेड बाय गॉड एंड हैड कट द हेड्स ऑफ द 2 लेडीज, यानी कि उसको भगवान का आवाज आया और उसने बोला मार दे इन लेडीज को, मार दो, तो उसके दोनों की मुंडी उड़ा दिया उसने। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ये प्ली ऑफ इंसैनिटी एंड डायरेक्टेड दैट अक्यूज वाज केप्ट इन अ मेंटल हॉस्पिटल। जब तक वो क्योर नहीं होता है तब तक इसको मेंटल असाइलम भेज दिया जाए। समझा? मैम, निमन शाह का केस था। मैम क्योर होने के बाद कहाँ जाएगा? वो अपने घर चला जाएगा? अंटिल क्योर्ड बोला गया है ना, मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा अंटिल क्योर्ड, ठीक है? पर ये कब इसको क्योर नहीं होगा? तब तक ठीक ना हो जाए। ठीक होने के बाद कहाँ जाएगा, वही पूछ रही हूँ मैम। ठीक होने के बाद उसके बाद फिर जेल जाएगा। जेल जाएगा। है? चलो, अब ये जो स्लीप वॉकिंग का जो बात है, द डिजीज ऑफ सोनम्बुलिज्म, मतलब नींद में चलने की जो आदत होती है, सुना होगा ना, नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग, may grant the protection to the accused under the section of leprosy, insanity, paranoid, और ये जो डिजीजेस यहाँ पे बताया गया है, साइकोसिस, पैरानॉइड, ये जो डिजीज आपको बता गया कि कहीं ना कहीं ये डिजीज में यहाँ पर आपको केस बताया गया है रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 84 इस चीज को लेकर। इंटॉक्सिकेशन, फिर उसके बाद में इंसैनिटी, फिर उसके बाद में मेंटल अटैक्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैम? विक्की? जी मैम। कंफ्यूजन है? समझ रहे हो बेटा कि कंफ्यूजन है? हम समझ रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा है? ऋषभ, यस मैम। क्या मैम समझ मेरा में? एक क्वेश्चन है। एक मिनट, ये मेरे को केस लॉ खत्म करते दो। 84 सेक्शन 85 86 बाद में करेंगे, पहले ये खत्म होने दो मेरा, ठीक है? इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू सेक्शन 84, दयाबाई चागाबाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1964, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट appeared in the Rex versus, ये दूसरा केस है 1812 का, in which the accused had shot and wounded a British lord in a homicide attempt.
Judge Tracy instructed the jury that it should acquit by the reason of insanity in the case because a mad man must be man that is totally deprived of understanding and a memory, and do not know what he is doing, no more than brute, a wild beast. Such a one is never object to punished man. क्लियर कट आपको इसमें बता दिया कि जो इंसैनिटी है, पागल मतलब पागल, उसको ना समझ है ना उतनी दिमाग की शक्ति है, वो क्या कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट को लेकर नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब बोलो क्या दिमाग में क्वेश्चन, जल्दी करो, अभी मेरा क्लोजिंग टाइम हो गया। मैम क्वेश्चन ये है, जैसे कि पिता का गया मानने पे इसमें क्या आएगा, पिता जेल में जाएगा कि अति बेटा जेल में जाएगा? इसमें किसी को बोला मर्डर कर दो, तो मर्डर कर दिया। क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रही मेरे को। पिताजी ने मैम बोला, क्वेश्चन ये बेटाजी है, ने बोला। मैम पिताजी ने बोला जाओ मम्मी और अपने माता का मर्डर कर दो, बेटा ने मर्डर कर दिया, तो इसमें जेल कौन जाएगा? जेल दोनों जाएगा ना? मैम पहले तो बच्चे की एज देखी जाएगी, मैच्योरिटी देखी जाएगी और फिर देखा जाएगा अगर एज वो नहीं, मैच्योर मैच्योर है तो मैम वही जाएगा मैम, तो मैम बच्चा ही जाएगा ना मैम। और अबैटमेंट का वो भी जाएगा, दोनों जाएगा। दोनों जाएंगे ना मैम। ऑफ कोर्स ही बात है। चलो एंड करते हैं क्लास को। तो कल क्या सिखाऊं वो बता दो मुझे, मैम क्या सिखाना है? हाँ मैम आईपीसी कंप्लीट या चैप्टर करवा दीजिए और अदरवाइज प्रैक्टिस देख लीजिए एज यू फाउंड गुड।